एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक इनविजिबल पावर जैसा है, ना दिखता है ना सुनाई देता है, पर पूरा सिस्टम इसी से चल रहा होता है। लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, इंटरप्रेट करती है जुडिशरी, पर पता है असली काम किसका होता है सबसे ज्यादा? वो करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एंड इसके बारे में शायद हम सभी को बहुत कम बात चीजें पता है, तो आज इस वीडियो में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है पूरा क्लियर करते हैं और उसके प्रिंसिपल्स। क्लास 11th के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि उनके सिलेबस में है और एग्जाम में आ रहा है, तो तुम लोगों को तो पढ़ना ही पड़ेगा यार। बट बाकी जो क्लैट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्याय नेस्ट एंड आज हम करेंगे इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर। तो नोट्स के फॉर्म में है, एनसीईआरटी में बहुत बोरिंग लगता है यार, इसलिए नोट्स के फॉर्म में है और अच्छे से वीडियो सुनो, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताऊंगी, ठीक है? और आपको लर्न हो जाएगा। फ्री नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है? अब देखो, क्लास है, सबसे पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। देखो, क्लास है, क्लास का जो मॉनिटर है उसका काम क्या होता है कि यार लॉ है, मतलब जो टीचर्स ने रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो सब फॉलो हो रहे हैं नहीं, डेकोरम है क्लास में या नहीं है, ठीक है? जिन बच्चों ने कॉपी सबमिट नहीं करी उनके नाम लिखना, उनकी लिस्ट मैम को देना, ये सारा काम क्लास मॉनिटर का है। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है उस क्लास की। सिमिलरली सोसाइटी में मिनिस्टर, गवर्नमेंट एंड आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ये सारे हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, जो ये कोशिश करते हैं कि भाई एक सोसाइटी में जो लॉ एंड ऑर्डर है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उससे सोसाइटी जो है उसमें सही से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और चलती रहे, ठीक है? लोगों के हिसाब से और लोगों के अच्छे के लिए, पब्लिक गुड के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है यार, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है। मतलब कि सिंपल बात अभी के लिए ये समझो कि यार जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, गवर्नमेंट है, वो अपने हिसाब से एब्सोल्यूट कंट्रोल ना करे ना, उस हिसाब को देखने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को जो है बनाया गया है। अब हिस्ट्री जो है वो हमें बहुत सारी चीजें बताती है कि सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व हुई, सिविलाइजेशन किस तरह से आई, सभ्यता कैसे आई, ठीक है? बट अब खुद सोचो, देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, राइट? हर चीज में टेक्नोलॉजी आ गई है। एक टाइम ऐसा था जब इंस्टाग्राम ऐप नहीं थी, बट अब तो इंस्टाग्राम भी आ गया है, ठीक है? तो पीपल आर मूविंग एंड पीपल आर इवॉल्विंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो सदियों से चला आ रहा है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इतिहास से हम देखते हैं। चाहे हम हिस्ट्री में जाए, मॉडर्न एम्पायर में जाए एंड डिफरेंट एम्पायर्स, हर एम्पायर में भाई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना ही चाहिए, क्योंकि भाई रूल्स नहीं होंगे, रेगुलेशन नहीं होंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो क्राइम वगैरह बहुत चीजें बढ़ जाएंगी, जो कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट और क्योस को एनकरेज करेगी। तो ये तो कोई भी सोसाइटी नहीं चाहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो इंश्योर करता है कि जो भी पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन बनाया जा रहा है वो लोगों के भलाई के लिए है, पब्लिक गुड के लिए है, और वो मिसयूज ना करी जाए इन पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा, जैसे आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, ठीक है? तो इन शॉर्ट जो है, मैंने अभी बताया, बैकबोन ऑफ द सोसाइटी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन नेसेसरी होता है। और अब एक मेजर डिफरेंस आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या डिफरेंस है भाई? दोनों सेम ही तो है। देखो यार, खुद एक बेसिक और कॉमन सेंस लगाओ। कॉन्स्टिट्यूशन इतनी बड़ी किताब है, क्या वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंटेन करती है? नहीं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ है, इसमें हर चीज का मेंशन बहुत ही डिटेल में है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एक नैरो टर्म है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कवर करती है, ठीक है? जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही पार्ट है। तो दोनों जो है सेपरेट फील्ड्स है, बट कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अब डिफरेंस देखते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है सिस्टम पे, गवर्नमेंट के एक्शंस पे चेक लगाती है कि भाई वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और करप्शन तो नहीं कर रहे, मिसयूज तो नहीं कर रहे अपनी पावर, फेयरनेस हो रही है क्या सोसाइटी में, ठीक है? एग्जाम्पल, अब मिनिस्टर जो है उन्होंने कोई डिसीजन लिया पब्लिक वेलफेयर के लिए, तो वो जो है सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आएंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में राइट्स एंड ड्यूटीज हर एक सिटीजन की लिखी गई है। फंडामेंटल राइट्स, कितने फंडामेंटल राइट होते हैं फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में। और ड्यूटीज भी लिखी गई है, ठीक है? प्लस गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इलेक्शन किस तरह से होगा, इलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, लेजिस्लेचर की क्या पावर है, एग्जीक्यूटिव की क्या पावर है, ठीक है? क्या क्या स्टेट ब्रांचेस है, पार्लियामेंट की फॉर्मेशन कैसे होगी, तो डेमोक्रेसी कैसी, हर चीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक बहुत बड़ी, आई वुड से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है?
इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो ये बताता है कि कौन कौन सी पावर किसके पास है, ठीक है, कि भाई किसकी, हम अब एज ए सिटीजन हम राइट और ड्यूटीज की बात करते हैं। गवर्नमेंट अपने फंक्शंस को देख सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से कि इलेक्शंस वगैरह कैसे होंगे, किसके पास क्या पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है बताता है व्हाट पावर एग्जिस्ट एंड हु हैज देम। बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि किस तरह से पावर का एक्सरसाइज करना है ताकि ये एडमिनिस्ट्रेटर्स पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, ठीक है। अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये तो समझ आ गया कि होता क्या है, बट इसका ग्रोथ, इसका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ और उसके क्यों, क्या क्या रीजंस थे। अब देखो यार, आज जो है 21st सेंचुरी जो है चल रही है, बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस है जैसे कि इंडिया, और हमारे यहाँ पे प्रोएक्टिव स्टेट जो है उसको इंश्योर करा जाता है। अब देखो इंडिया में डेमोक्रेसी फॉलो होती है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है गवर्नमेंट से नेक्स्ट लेवल होती है कि भाई हमारी भलाई के लिए करे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करे हैं, तो जो प्रोमिस भाई वो इलेक्शन कैंपेन में करते हैं उन्हें फुलफिल करना उनका ही काम है, ठीक है। तो ऐसे ही हर डेवलपिंग कंट्री में होता है कि भाई जो स्टेट है वो प्रोएक्टिव, गवर्नमेंट जो है दे शुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल ताकि लोगों का वेलफेयर हो, ठीक है। बट वेलफेयर फंक्शन कैन नॉट रेस्ट ओनली विद लेजिस्लेचर। बहुत लोग बोलेंगे कि मैम एक बात बताओ, लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाते हैं, तो जब लॉज की बात करते हैं, लॉज लोगों की भलाई के लिए, वो तो लेजिस्लेचर का काम है, तो ये आईएएस ऑफिसर्स वगैरह का थोड़ी ना काम है लॉ बनाना। तो वेलफेयर का काम तो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट को करना चाहिए। बट देखो यार, वेलफेयर फंक्शन ना सिर्फ पार्लियामेंट के नहीं होते, एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटरलिंक्ड है लेजिस्लेचर से, क्योंकि जो लॉज लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंट करे जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, ठीक है। तो पब्लिक का वेलफेयर करना है तो दोनों को जो है पब्लिक वेलफेयर के बारे में सोचना पड़ेगा, सिर्फ लेजिस्लेचर से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो की रीजन फॉर ग्रोथ क्या है? डेलीगेशन ऑफ पावर इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बिहाइंड द राइज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। हमारे यहाँ पे क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, चैप्टर है 3, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और देखो, अगर नॉर्मल सेंस में बोले, उस वीडियो में भी समझाया था कि वैसे तो सेपरेशन ऑफ पावर हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं, बट हमारे यहाँ फ्यूजन ऑफ पावर है, क्योंकि बहुत बारी लेजिस्लेचर जो है वह एग्जीक्यूटिव का फंक्शन कर रहा होता है, जुडिशरी का फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो भी लेजिस्लेचर का फंक्शन परफॉर्म करता है, जुडिशियल फंक्शन। तो यार स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर ना इंडिया में है नहीं, फ्यूजन ऑफ पावर हम बोलकर चलते हैं, और इसी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है उसकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग की बात करें कि भाई इसमें थोड़ा सा लॉ अब डालते हैं कि आर्टिकल 12 जो है हमारे संविधान का, वो स्टेट को डिफाइन करता है कि भाई स्टेट है क्या। वो कहता है कि स्टेट जो है अथॉरिटीज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। अब देखो, लीगल टर्म में स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, सिंपल, कंफ्यूजन मत रखो अपने माइंड में। लीगल टर्म में जब स्टेट लिखा हो, जहां पे भी मतलब समझ लेना गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट एक ऐसी अथॉरिटी है जो लॉ के द्वारा क्रिएट करी गई है। एजेंसीज एंड इंस्ट्रूमेंटालिटीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। ऑब्वियसली एक स्टेट एक टेरिटोरियल बाउंड्री की जो है वो एजेंसी है, इंस्ट्रूमेंटालिटीज है जो देखती है कि भाई क्या चीजें हैं, क्या लॉ है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, राइट। एंड पब्लिक फंक्शंस जो है वो डिस्चार्ज करती है। अब जैसे देखो, एक एनजीओ है जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, फंड भी वही करती है, तो गवर्नमेंट अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टेट। सो बेसिकली इसका एग्जाम्पल का मतलब ये है कि एक बार दोबारा समझा देती हूँ। अब एक स्टेट है, एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी में एनजीओ है, उसको फंड्स भी गवर्नमेंट दे रही है, कंट्रोल भी गवर्नमेंट कर रही है, तो वो स्टेट के अंदर का ही पार्ट है। यानी कि स्टेट के अंदर जब हम स्टेट की बात करते हैं लीगल टर्म में, तो उसमें गवर्नमेंट भी आती है, उसमें टेरिटोरियल टेरिटोरियल बाउंड्री भी आती है, और जो भी हमारे इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस है वो भी आती हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर बात करूं तो ग्रोइंग वेलफेयर रोल ऑफ द स्टेट प्लस नीड ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर, रैपिड ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। यानी कि अगर आज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो ग्रोथ हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि यार सबसे पहले हमारे यहाँ डेलीगेशन ऑफ पावर है, फ्यूजन ऑफ पावर है, और धीरे धीरे जो स्टेट का रोल है वो बढ़ता जा रहा है, वेलफेयर रोल, ठीक है। यार हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ना, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को लिखा गया है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनके पास क्या क्या एक्शन होते हैं जो ये कर सकते हैं। सबसे पहला जो है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन। देखो यार, जहां पे मैं स्टार लगा दूंगी ना, समझ जाना कि ये पेपर के लिए लर्न करना है, और जहां स्टार नहीं लगा रही हूँ वहां समझ जाना कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन है, इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेटर एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आता है जो कि लॉज की इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन के अंदर ये लेजिस्लेचर की तरह भी काम करते हैं। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि भाई लेजिस्लेचर जो है
ये क्या कर सकते हैं, दे कैन नॉट मेक लॉज कवरिंग एवरी पॉसिबल सिचुएशन। अब देखो समझने की बात करो कि बहुत लोग बोलेंगे कि लेजिस्लेचर जब लॉ बना रहा है तो एग्जीक्यूटिव जो है या एडमिनिस्ट्रेटर्स की क्या जरूरत है, ये क्यों लॉ बना रहे हैं। देखो यार, इंडिया इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने सारे केसेस हर रोज आते हैं, इतनी सारी फील्ड्स होती हैं। सिर्फ क्रिमिनल पे, क्राइम पे लॉ बना देना या फिर सिविल पे लॉ बना देना, ये नेसेसरी सिर्फ इतना ही रिक्वायर्ड नहीं है या एडिक्वेट नहीं है। हम देखते हैं कि साइबर लॉज भी जो है पहले इतने ज्यादा चर्चा में नहीं थे, लेकिन आज हम साइबर सिक्योरिटी या फिर हम बात करते हैं कि यार एआई पे भी, सोशल मीडिया पे भी कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ लॉज होने चाहिए, तो आज इन चीजों की बहुत बात करी जाती है। और लेजिस्लेचर के लिए पॉसिबल तो नहीं है कि यार इतनी बड़ी सोसाइटी के लिए हर पॉसिबल सिचुएशन के लिए लॉ बनाए, इसलिए वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करती है। देखो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो चैप्टर 2 में आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बता रही हूँ सिंपल में कि भाई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यानी कि जब एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ बनाता है, ठीक है, और रूल मेकिंग पावर उनके पास आ जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन। दूसरा है क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेटरी एक्शन। देखो यार, सिंपल बात ये है कि कोर्ट है, कोर्ट में कौन बैठता है, कौन केस में ऑर्डर देता है, कौन केस को जज करता है, तो भाई डेफिनेटली वी हैव अ जज फॉर दैट, राइट। बट हमारे यहाँ पे एक बॉडीज बनी गई है इंडिया में जिन्हें हम बोलते हैं ट्रिब्यूनल्स। अब इन ट्रिब्यूनल्स जो है ये कोर्ट जैसा ही काम करते हैं लेकिन स्पेसिफिक केसेस में, ठीक है। अब कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं कि भाई फैमिली के रिलेटेड है, मैरिज के रिलेटेड है, ठीक है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए है, तो वो कुछ ट्रिब्यूनल्स है और ट्रिब्यूनल्स में जज की जगह बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो इन एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास भाई क्वासी जुडिशियल पावर भी है, ठीक है। आई डोंट हैव अ पेन टुडे, तो भाई मेरी राइटिंग ऐसी ही आ रही है, तो प्लीज एडजस्ट, ठीक है। तो ये जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तीसरा आता है सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन का मतलब है ऑल एक्शंस अदर देन अबव टू। इन अभी हम दोनों ने जुडिशियल, हम दोनों ने, मतलब कि मैं सोच रही हूँ कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं जब भी पढ़ाती हूँ ना तो मेरे मुंह से बार बार निकल जाते हैं हम दोनों ने, क्योंकि द रीजन इज दैट व्हेनेवर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं ये सोच कर पढ़ाती हूँ कि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाती हूँ, तो प्लीज बेयर विद मी फॉर दैट। एंड हाँ, तो देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव एक्शन है और क्वासी जुडिशियल है, ठीक है। बट हम पढ़ेंगे सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन आता है, कहता ये है कि जो एक्शन जुडिशियल वाला नहीं है और जो एक्शन एडमिनिस्ट्रेटर वाला नहीं है वो सारे एक्शन इसमें आते हैं, ठीक है। तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस का, वो सारी चीजें इसमें आती है। तो सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो नॉर्मली अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं। फिर चौथा आता है मिनिस्ट्रियल एंड प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। देखो ये होता है कॉपी बुक एक्शंस और इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं होता। यानी कि सिंपल बात क्या है, मेरी बात सुनो, सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में क्या होता है कि आईएएस ऑफिसर को बोल दिया जाता है कि देखो ये लॉ है, तुम्हें ना इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। जैसे आप क्लास में हो, क्लास में क्लास टीचर ने आपको बोल दिया कि जो ये है ना असाइनमेंट, आप सबको बोल दो कि इन्हें कंप्लीट करना है बाय मंडे, ठीक है। अब तुम क्लास मॉनिटर हो और क्लास मॉनिटर की ड्यूटी थी कि भाई कॉपी जो है कलेक्ट करनी है मंडे को, राइट। तो मैम ने बोला कि देखो तुम ग्रुप पे मैसेज करो, तुम कहीं पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो कि कॉपी लानी है मंडे को, तो वो लानी ही है, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास क्या था, तुम्हारे पास एक फ्लेक्सिबिलिटी थी कि तुम्हारे को एक लॉ दे दिया, तुम्हें एक ड्यूटी दे दी, लेकिन तुम अपने हिसाब से परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट वाज सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। लेकिन मिनिस्ट्रियल प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन में एडमिनिस्ट्रेटर के पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जैसा उसे बोला जाए कि इस तरह से लॉस को इम्प्लीमेंट करना, उसे वैसे ही एक्ट करना होता है, ठीक है। अब ये जो है टेबल फॉर्म में है, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। मुझे लगता है ये सेम ही बातें हैं जो मैंने आपको बताई, अगर मैं इसे रिपीट करूंगी तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, विच आई फील मेक्स नो सेंस, ठीक है। अब इसके बाद आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को भाई अच्छे से समझना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, क्योंकि 2 पेजेस का चैप्टर है तो सोचते हैं कि भाई इसकी वेटेज नहीं आएगी, बट ट्रस्ट मी इसकी वेटेज बहुत अच्छी खासी आती है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ना 3 प्रिंसिपल्स पे चलता है। सबसे पहला होता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का बेसिक मतलब समझते हो क्या है? रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आप रिच हो, आप पुअर हो, आप मिडिल क्लास हो, आप फीमेल हो, आप मेल हो, आप इंडस्ट्रियल वर्कर हो, आप फार्मर हो, या आप लैंड ओनर हो, कोई भी हो, लेकिन अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में संविधान है, तो संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। यू ऑल आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द रूल्स व्हिच आर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
तो ये चीज ये कहती है। और रूल ऑफ लॉ इसकी भी बात करता है कि यार देखो, अगर कोई चीज लीगल है ना, तो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं ना, ये फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। कोई भी एक्शन अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर लो, यूनिवर्सिटी है या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो टीचर्स हायर करते हैं। अब कोई पर्सन ने बोला गया कि भाई मैं जो हूँ लीगल स्टडीज जो है मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है, उधर फॉर्म्स निकले लीगल स्टडीज की क्वालिफिकेशन। अब देखो यार, सिंपल बात है, तुम्हारा खुद का यूट्यूब चैनल है एंड यू आर थिंकिंग कि हमें एक लीगल स्टडीज की टीचर हायर करनी है, तो तुम खुद सोचो, तुम एक ऐसी टीचर को लोगे ना जो क्वालिफाइड है, जिसने लीगल स्टडीज पढ़ी हो। नाउ समवन हु हैज डन ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन या फिर मैं बोलूँ मास्टर्स करी है हिस्ट्री में, तो तुम लीगल स्टडीज के लिए कैसे प्रोफेसर हायर कर सकते हो? तो क्या ये डिसीजन फेयर होगा, क्या ये डिसीजन रीजनेबल होगा? द आंसर इज नो। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, सिंपल बात ये समझना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ क्यों चाहिए? देखो, ये रूल ऑफ लॉ इसलिए चाहिए क्योंकि यार हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। फिर केशवानंद भारती के स्टेट ऑफ केरला में बोला गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसे आप जो है चेंज नहीं कर सकते, ये संविधान में हमेशा ही रहेगा। ठीक है, आप बाकी चीजों को भले ही चेंज कर लो, लेकिन जो चीज बेसिक स्ट्रक्चर में आती है आप उसे चेंज या अमेंड या फिर उसे नल एंड वॉइड यानी कि उसे हटा नहीं सकते, अबॉलिश नहीं कर सकते। ठीक है, ये पार्लियामेंट को उन्होंने बोला। ठीक है, और बहुत ज्यादा क्या होता था कि यार देखो, मोनार्की के डेज होते थे, हम देखते कि राजा महाराजा का रूल चला आ रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह होता, तो ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो ही नहीं करा जाता था। और इसकी वजह से क्या होता था कि भाई किंग के पास बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट पावर आ गई, मनमानी से रूल चल रहा है। तो यार डेमोक्रेसीज में तो नेसेसरी है कि रूल ऑफ लॉ चले, ताकि इक्वालिटी भी मेंटेन रहे और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स है फेयर और रीजनेबल डिसीजन ले। राइट, अब बहुत सारे प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो रूल ऑफ लॉ के अंदर। तो रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या क्या आता है? देखो, सबसे पहला ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस। गवर्नमेंट जो है अगर उनके फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन उठा तो उन्हें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। पार्टिसिपेशन, इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है, लीगैलिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी। डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, हमने आपको इलेक्ट करा है, तो भाई अगर आप कुछ गलत पॉलिसीज बना रहे हैं, अगर हम आपको क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपका ये हक बनता है कि आप हमें बताएं, अकाउंटेबल हो। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का है रूल ऑफ लॉ, जिसे हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को तो अच्छे से समझना, बाकी तो इजी है। अब सेपरेशन ऑफ पावर को हम समझ के आए हैं। क्या सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि भाई पावर ना, सबकी तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के और तीनों की पावर अलग अलग है। हालांकि इंडिया में फ्यूजन ऑफ पावर है, बट हम बोलते ज्यादातर सेपरेशन ऑफ पावर ही है लेमैन लैंग्वेज में, कि भाई लेजिस्लेचर लॉ बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव लॉज को इंप्लीमेंट करेंगे और जुडिशरी जो है वो देखेंगे कि लॉ कहीं फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट तो नहीं कर रहे। ठीक है, अब ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है ना, ये पता है किस पे बेस्ड है? या सो बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये ट्रियास पॉलिटिका मॉडल पे बेस्ड है। देखो, ट्रियास पॉलिटिका सिंपल मतलब लेजिस्लेचर जो है लॉ बनाएगा, जुडिशरी सेपरेट करेगा। तो पर क्या है, क्यों सेपरेशन ऑफ पावर है? भाई कॉमन सेंस, अगर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगी और एक ही पर्सन के पास या एक ही इंस्टीट्यूशन के पास सारी पावर होगी, तो वो एब्सोल्यूटिज्म में बढ़ जाएगा, वो अपनी मनमानी के अनुसार रूल करेंगे। तो प्रिवेंट करना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन हैंड और सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस रहे, फेयर चीजें चले, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, उसके लिए नेसेसरी है कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर और ट्रियास पॉलिटिका मॉडल में क्या डिफरेंस है। तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो ये इसका मतलब है कि यार एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट होगा और तीनों फंक्शंस, तीनों ऑर्गन्स जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये सेपरेट है, डिस्टिंक्ट है और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की बात करता है। लेकिन इंडिया में हमारे पास फ्यूजन ऑफ पावर है कि यार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटर रिलेटेड होते हैं। समटाइम्स लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव वाले फंक्शन परफॉर्म करता है एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर वाले। अब ट्रियास पॉलिटिका का क्या मतलब है कि यार देखो, एक मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, ट्रियास पॉलिटिका मॉडल से ही जो है ये कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर का निकाला गया है। अब यूएसए में स्ट्रिक्टली ट्रायस पॉलिटिका मॉडल फॉलो होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि यार यूएसए में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में, लेकिन इंडिया में स्ट्रिक्ट ट्रायस पॉलिटिका फॉलो नहीं होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी में इसे प्राकृतिक न्याय कहते हैं। देखो यार, नेचुरल जस्टिस का सिंपल मतलब ये है कि फेयरनेस होना चाहिए एक्शन में, जो भी एक्शन हो वो फेयर हो, रीजनेबल हो, जस्ट हो, अनबायस्ड हो,
ठीक है, जैसे कि हमने वो यूनिवर्सिटी में या फिर यूट्यूब में टीचर हायर करने का भी एग्जाम्पल समझा था। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम है, ठीक है, जैसे सब्सटैंशियल जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस, फेयर प्ले इन एक्शन। अब ये एक जज है जस्टिस भगवती, तो उन्होंने बोला इसे फेयर प्ले इन एक्शन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो नेचुरल जस्टिस है ना यार, ये हमारे संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, जैसे राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 में है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 में है, उसके साथ बहुत ही ज्यादा लिंक्ड है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है क्या? देखो, अब ये एक बात समझना कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, कहीं लिखे नहीं गए हैं। जैसे संविधान में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, अब भाई इक्वालिटी के बारे में लिखा गया है, बट ये ऐसा कुछ नेचुरल जस्टिस करके लिखा नहीं गया है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जजेस ने डेवलप करा, ठीक है। तो जज मेड लॉ होता है बेसिकली, ठीक है, कोई एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली इट इज अ जज मेड लॉ, ठीक। तो देखो, नेचुरल जस्टिस में ना दो गोल्डन रूल्स है। अब एक चीज समझ लो कि ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर का पार्ट। अब दो गोल्डन रूल्स क्या है? देखो, नेचुरल जस्टिस कहता है नेमो जुडेक्स इन कॉसा सुआ, ये लैटिन लैंग्वेज से निकला हुआ है, तो इसका मतलब है नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज, यानी रूल अगेंस्ट बायस। देखो यार, सिंपल बात ये है कि जो जजेस हैं वो विदाउट बायसनेस डिसीजन दे, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो कोई भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। जस्टिस सिर्फ नाम के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दिखना भी चाहिए, ठीक है। जजेस जो है उन्हें इम्पार्शियल होना चाहिए, भाई दोनों साइड को सुनो, और ये नहीं कि चाचा का बेटा, मामा का बेटा, भाई तो केस पलट ही दिया, ठीक है। तो जजेस जो है उन्हें पार्शियल जजमेंट जो है वो नहीं देनी चाहिए। सिमिलरली जैसे टीचर है, अ टीचर कैन नॉट चेक हर ओन चाइल्ड आंसर शीट। अब बहुत सारे स्कूल में जो है, आई थिंक बहुत सारे बच्चे की जो मदर होती है वो टीचर्स होती है, उसी स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, तो वो सेम टीचर जो है मतलब उनकी जो मदर होती है वो आंसर शीट को चेक नहीं कर सकती। ऐसे बहुत सारे लॉज बने हुए स्कूल में भी, ठीक है, जो फॉलो करने पड़ते हैं। फिर एक दूसरा प्रिंसिपल होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, जो कहता है हियर द अदर साइड। अरे भाई, आप एब्सेंट हो गए। अब जब हम एब्सेंट होते हैं ना, तो ऐसा होता ही है कि स्कूल में कोई ना कोई सीन होता ही है, और ये तो मेरे साथ बहुत ज्यादा होता था। तो जब आप एब्सेंट हुए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन लो, आपके दो फ्रेंड्स है, 3 का ग्रुप है, 2 फ्रेंड्स है, आपस में झगड़ गए, ठीक है। आप घर गए तो भाई सीता ने आपको सबसे पहले कॉल करके अपनी स्टोरी बता दी। अब क्या आप पहले ही बता दोगे सीता को कि भाई हाँ तू सही है, ठीक है? ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी साइड भी तो सुनोगे ना, सीता की लड़ाई हुई थी गीता से, गीता की साइड भी तो सुनो, तभी तो एक फेयर जजमेंट आप दे पाओगे। तो ऑडी अल्ट्रम पार्टम यही कहता है कि भाई हियर द अदर साइड, सिर्फ एक साइड का सुन के जो आप डिसीजन मत लिया करो चीजों का, या जजमेंट मत दिया करो। तो रूल ऑफ फेयर हियरिंग, कि यार सबके पास ये अधिकार है कि सबको हियरिंग का चांस मिलेगा, ठीक है। सीता गीता की लड़ाई हुई तो सीता ने अपना पक्ष रखा, अब भाई गीता अपना पक्ष रखेगी, फिर आपको जो सही लगे आप डिसीजन दीजिएगा, ठीक है। तो अब रूल ऑफ फेयर हियरिंग में सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, डेफिनेटली जब किसी के अगेंस्ट केस होता है नोटिस जाता है। पर्सन को फेयर चांस मिलना चाहिए कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और डिसीजन जो है लेकिन वो एविडेंस के बेसिस में होना चाहिए, जैसे मैंने बताया ऊपर भी कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जजेस का काम है कि वो एविडेंस के बेस पे सारी चीजें डिसाइड करते हैं, अजम्पशन के ऊपर कुछ नहीं होता। अगर एक बच्चा स्कूल में चीटिंग करे हुए पकड़ा जाता है, तो स्कूल जो है उसकी एक्सप्लेनेशन सुनेगा बिफोर पनिशिंग हिम। डेफिनेटली सी बात है ना यार, सिंपल बात है। आप स्कूल में टीचर हो, आप किसी बच्चे को चीटिंग करते हुए देखते हो, तो आप पहले आप 2 वार्निंग देते हो। तो वो तीसरी बार भी चीटिंग करता है तो फिर बोलता है ना कुछ रीजन बता दे, ठीक है। तो देखो, किसी को भी पनिश कर रहे हो, ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है कि आप रीजन दोगे। आप अगर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती तोड़ दोगे तो भाई आप रीजन दोगे। तो रीजन देने का चांस सबको मिलना चाहिए, हियरिंग का चांस तो सबको मिलना चाहिए। और नेचुरल जस्टिस इन्हीं 2 चीजों की बात करते हैं कि यार जजमेंट में बायसनेस नहीं होना चाहिए, और फेयर हियरिंग का चांस सबको मिलना चाहिए। और जब ऐसा होता है तभी एक फेयर डिसीजन लिया जाता है, और उस डिसीजन को हम फेयर, रीजनेबल और जस्ट कहते हैं। अच्छा, अब बायसनेस के टाइप क्या है ये बताओ। देखो यार, बायसनेस के जो टाइप है 3 तरह के होते हैं, सुन लो, और मतलब सिर्फ इसके नाम याद रख लेना, बाकी एग्जाम्पल लिख देना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले होती है पेक्यूनियरी बायनेस, हैपेंस व्हेन द जज हैज अ मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द केस। अब देखो, सिंपल बात ये है कि हाइपोथेटिकली लेना, सीरियस मत ले लेना भाई। अब आप जज हो, ठीक है। अब आप जज हो, आपकी एक कंपनी है, आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो, आपकी खुद की कंपनी है। अब उस कंपनी के अगेंस्ट एक केस हो जाता है, अब उस केस को भी आप ही जज कर रहे हो, तो इधर क्या आ जाएगा, पेक्यूनरी बायस। आपको लगा कि यार कंपनी में ना गलती तो हो गई है हमारी कंपनी में, अब इसमें जो है कंपनसेशन देनी पड़ेगी 5 लाख की से, बट आप क्या करोगे, आप अगर बायसनेस शो करोगे, पेक्यूनरी बायसनेस शो करोगे, तो आप उसके 2 लाख दे देंगे।
तो ऐसा तब होता है पेक्यूनरी बायस, मतलब तब ऐसा केस होता है पेक्यूनरी बायस का जहां पे जज का जो है मॉनेटरी या पैसों के मामले में इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, तो वो पेक्यूनरी बायसनेस है। फिर पर्सनल बायस, भाई यार चाचा का बेटा, भाई, अंकल, ठीक है, ये सारे जो है इनके प्रति बायसनेस, बायसनेस जो है फ्रेंडशिप, फैमिली या पर्सनल रिलेशन के प्रति आ जाते हैं, तो वो पर्सनल बायसनेस होते हैं। और तीसरा होता है बायस एज टू सब्जेक्ट मैटर, यानी ऑफिशियल बायस। अब देखो, सिंपल बात ये है कि एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो केस डिसाइड कर रहा है अबाउट अ डिपार्टमेंट ही वर्क्स इन। अब सिंपल बात यार सुनो, क्लास में क्लास मॉनिटर है, ठीक है, अब कोई क्लास मॉनिटर है, वो टॉपर बच्चा है, ठीक है, बाकी सारे क्लास में बैक बेंचर होते हैं आधे से ज्यादा, और कुछ मिडिल बेंचर्स होते हैं, ठीक है। अब क्लास मॉनिटर को मैम ने लिबर्टी दी थी कि बेटा आप कुछ भी रूल फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आप क्लास मॉनिटर हो, तो बस शांति रहनी चाहिए, क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए। तो वो कुछ भी लॉस फॉर्म कर रहा है, जो भी वो लॉस फॉर्म कर रहा है वो टॉपर के लिए ही है, वो बैक बेंचर या मिडिल बेंचर के लिए तो है ही नहीं। तो यार इधर आ गई ऑफिशियल बायसनेस, कि आप जहाँ पे या जिसके लिए काम कर रहे हो, आप उसी के लिए ही चीजें कर रहे हो, आप बाकी लोगों का सोच नहीं रहे, समझ रहे हो, तो दैट इज द ऑफिशियल बायसनेस। अब ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो है ये इतना इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपकी बुक में से दोबारा एक्सप्लेन करा गया है, तो समझो, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड, इसका मतलब है कि दोनों साइड को चांस मिलनी चाहिए फेयर हियरिंग की, दोनों की साइड को सुनो फिर केस डिसाइड करो, और किसी भी पर्सन को अनहर्ड नहीं छोड़ना है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले नोटिस देना होता है, दोनों पार्टी को पता होना चाहिए कि क्या केस है, किसके अगेंस्ट है, उसमें टाइम, प्लेस, नेचर ऑफ हियरिंग और डिटेल्स लिखी होनी चाहिए। फिर हियरिंग का चांस मिलना चाहिए जिसमें दोनों जो है अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करे, अपनी एक्सप्लेनेशन दे, ओरल भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकती है, फिर वो विटनेसेस भी ला सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेयर हियरिंग क्या है, देखो यार, ऑल रेलेवेंट मटेरियल रिसीव, आप कोर्ट में और अगर आप रेलेवेंट मटेरियल नहीं देंगे, रेलेवेंट एविडेंस नहीं देंगे, तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है, फिर वो काउंट ही नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ एविडेंस टू बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन, एविडेंस नीड्स टू बी शोन एंड अपॉर्चुनिटी टू रिवर्ट, सबको यार चांस मिलना चाहिए कि वो, अगर मैं आप पे कोई एलिगेशन लगा रही तो आपके पास भी चांस होना चाहिए कि आप उस एलिगेशन से, मतलब आप उसे अपने आप को डिफेंड करें, राइट। अब इसमें आता है मनेका गांधी वर्सेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये जो केस है 1978 का केस है, बहुत फेमस केस है, ठीक है। सबसे पहले से बेसिक समझ लो, फिर हम ये ऊपर ऊपर की डिटेल्स पढ़ लेंगे। सिंपल बात ये थी कि मेनका गांधी जो है ये एयरपोर्ट से कहीं जा रही थी, और वहां पे जो एयरपोर्ट ड्यूटीज थी ना, एयरपोर्ट अथॉरिटीज, उन्होंने इनका पासपोर्ट ले लिया, और पासपोर्ट क्यों लिया ये भी नहीं बताया, ठीक है। अब आप कहीं सपोज जा रहे हो कहीं भी, ठीक है, अब आप कहीं जा रहे हो एयरपोर्ट, भाई अच्छी खासी ट्रिप आपने बनाई है, समर वेकेशन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने आपका पासपोर्ट ले लिया, आपको रीजन भी नहीं बताया और आपको कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया, और इनके साथ भी यही सेम चीज हुई। तो गवर्नमेंट कॉन्फेस्टिकेटेड एमजी's पासपोर्ट, तो मैं ऐसे बोलूँ शॉर्ट फॉर्म में, अंडर सेक्शन दिस एंड दिस नीड्स टू बी लर्न, और पासपोर्ट वुड बी इम्पाउंडेड इफ नेसेसरी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट बट नो रीजंस वर गिवन, तो रीजन दिए नहीं गए लेकिन पासपोर्ट ले लिया। अब इन्होंने एमजी ने क्या कर दिया, एमजी ने कर दिया केस, इन्होंने सूट फाइल कर दिया अंडर आर्टिकल 32। इन्होंने बोला भाई एक तो इक्वालिटी, हम, मेरी राइट टू इक्वालिटी वायलेट हुई है, मुझे अलग से ट्रीटमेंट क्यों दिया गया, ठीक है। और दूसरी चीज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल क्या कहता है, फेयर हियरिंग, भाई हमें, मुझे तो चांस ही नहीं मिला कुछ बोलने का, ये लोग आए, इन्होंने मेरा पासपोर्ट ले लिया। एंड आर्टिकल 21 ऑब्वियसली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है, ये राइट टू ट्रैवल भी करता है, भाई उनकी खुद की लिबर्टी थी कि वो कहीं बाहर जा रही थी और इन्होंने अपना पासपोर्ट ले लिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके फेवर में डिसीजन लिया कि डेफिनेटली इस केस में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करा गया है। और इधर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं पोस्ट डिसीजनल हियरिंग। एक होता है प्रियोर डिसीजनल हियरिंग, कि भाई किसी भी पर्सन को बेसिकली आई वुड से कि कन्विक्ट करने से पहले उसे ट्रायल मिलेगा, उसे फेयर चांस मिलेगा कि भाई वो अपने पक्ष को रखे। बट कभी कभार जैसे इनके केस में हो नहीं पाया, मेनका गांधी के केस में ये चीज नहीं हो पाई, तो क्या हुआ, इन्हें पोस्ट डिसीजनल हियरिंग मिल गई कि बाद में जो है इन्हें चांस मिला, सुप्रीम कोर्ट ने इनको चांस दिया कि अपने जो है पक्ष प्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो इन्होंने ये सब, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए वायलेट हुआ है, आर्टिकल 21 वायलेट हुआ है, ठीक है, एंड इनके फेवर में डिसीजन आया, ठीक है। तो ये चीज है, ये चीजें लर्न करने वाली है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ठीक है, तो जो लर्न करने वाले, मैंने केस आपको शॉर्ट में बता दिए पहले, तो ये चीज समझना। अब इसमें आया प्रोसीजर इन लॉ एंड प्रेजेंस ऑफ वैलिड लॉ। देखो यार, डेफिनेटली सी बात है, एक्शन मस्ट बी अंडर एन एग्जिस्टिंग लॉ। अब खुद से कोई लॉ इन्हें पता, देखो एयरपोर्ट अथॉरिटीज है, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करा, और फंडामेंटल राइट आपको पता है कि मूल्य अधिकार है, भाई इन्हें वायलेट नहीं करा जा सकता। प्रोसीजर फेयर, रीजनेबल और जस्ट होना चाहिए,
ठीक है। और की टेक अवेज क्या निकलते हैं यार, देखो की टेक अवेज इस केस से ये निकलते हैं कि सिंपल बात है भाई, आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कोर है नेचुरल जस्टिस के, ठीक है, और इन्हें जो है हटाया नहीं जा सकता। अब इसमें आता है डाइसी रूल ऑफ लॉ, ये मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कि देखो डाइसी रूल ऑफ लॉ का मतलब भी यही था कि लॉ जो है वो फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, ये तीन वर्ड याद रख लो, नेचुरल जस्टिस में हर जगह यूज करने हैं, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। और इनके केस में पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का चांस मिल गया था। देखो पोस्ट डिसीजनल हियरिंग जो है एक एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी लाता है, फेयर प्रोसीजर आता है, जिसके साथ इनजस्टिस हुआ है भाई उसको जस्टिस प्रोवाइड करता है, क्योंकि उन्हें प्री डिसीजनल हियरिंग नहीं मिली तो उन्हें पोस्ट डिसीजनल हियरिंग दी जाती है। और ऐसे केसेस एक्सेप्शनल होते हैं, बहुत कम केसेस में पोस्ट डिसीजनल हियरिंग मिलती है, यूजुअली प्री डिसीजनल हियरिंग मिल जाती है सबको। बट कुछ केसेस होते हैं जैसे प्रॉपर्टी का डेप्रिवेशन, लिबर्टी, लाइवलीहुड एंड कोई पब्लिक इंटरेस्ट मैटर्स अगर होते हैं तो उस केसेस में जो है पोस्ट डिसीजनल हियरिंग दी जाती है। और ये इनके केस में आया, ठीक है, साथ ही साथ इनके केस में डेवलप हुआ, इससे पहले ये चीज नहीं थी, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था, ठीक है। एंड टाइमिंग की बात करूं तो मैंने बताया कि यार मोस्टली प्रेफर क्या करा जाता है कि केस होने से पहले सबको जो है चांस दिया जाए कि वो अपना पक्ष प्रेजेंट करे, तो प्रियोर हियरिंग जो है हमेशा बेटर है। लेकिन पोस्ट डिसीजनल हियरिंग जो है वो तब काम आती है जब बंदे के साथ इनजस्टिस हो गया भाई, उसे पहले चांस ही नहीं दिया गया बोलने का, ठीक है, तो इससे स्पीडी डिस्पोजल होता है अर्जेंट केसेस का, रेमेडिंग इनजस्टिस, जो इनजस्टिस हुआ है भाई वो फटाफट से रिकवर होता है, ठीक है। और जो इनिशियल डिसीजन होते हैं टेंटेटिव होते हैं, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है, ठीक है, ये चीज समझना। अब एक फैक्ट है, डिड यू नो का, कि यार देखो जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करी, ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था कि ऐतिहासिक है, ये हमारे हिस्ट्री से चला आ रहा है। अब कैसे हिस्ट्री से चला आ रहा है, आप अपने पॉइंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। इंडिया में वेद थे, 4 वेद थे, नाम लिख दो कमेंट सेक्शन में, ठीक है, सो देयर वर 4 वेद। तो वेद हमारे यहाँ पे थे, स्मृति थी, उपनिषद थे, ठीक है, और ये तीनों चीजें क्या हमें सिखाते थे, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। इनफैक्ट चाणक्य जो है, कौटिल्य चाणक्य, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, और अर्थशास्त्र जो है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को ही बताती है कि एक सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन होगा कैसे। धर्म, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें हिस्टोरिकल टाइम से चली आ रही है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस भी और फेयरनेस भी डीपली रूटेड है इंडियन ट्रेडिशन में, कोई अभी अभी नया आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, सो ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इसे फटाफट कवर कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है। देखो यार ये फ्रेंच सिस्टम की बात करता है, अब नेपोलियन बोनापार्टे को कौन नहीं जानता, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्टे आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, और यहाँ पे वहां पे आपने इनका नाम सुना होगा। तो 18th सेंचुरी, जो लेट 18th सेंचुरी थी, नेपोलियन बोनापार्टे जो है फ्रांस के कॉन्सुल जनरल बन गए थे। लेकिन उस टाइम ना उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी कि यार ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जुडिशियरी है ना, ये मिक्स्ड है, इनमें कोई सेपरेशन ही नहीं है, और इसी वजह से जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट वगैरह है, इनका सिस्टम तो इनएफिशिएंट है, काम ही ढंग से नहीं कर रहा। तो इन्होंने बनाया किंग्स कोर्ट, और इन्हें बोला कौंसिल दू रॉय। नाउ मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बिकॉज मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप वो देख लेना, ठीक है। अब इस कोर्ट का काम क्या था कि भाई किंग को एडवाइस देंगे, यानी कि समझ लो किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन कोर्ट का काम यह है कि हम तो एडवाइस देंगे। बट किंग जो है उनके पास जो था क्या था, एब्सोल्यूट रूल था। तो भाई किंग के पास है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे। और यहाँ पे ऑर्डिनरी कोर्ट भी एग्जिस्ट करते, तो ऑर्डिनरी कोर्ट में क्या था, अब ये पहले का सीन है, जब नेपोलियन बोनापार्टे ने दिक्कतें देखी, तो पहली दिक्कत उसने क्या देखी कि भाई जो किंग्स कोर्ट है उसमें किंग के पास एब्सोल्यूट पावर है। दूसरी दिक्कत देखी कि जो ऑर्डिनरी कोर्ट में भी दिक्कत ये थी कि भाई एक तो सैलरीज जो है वो मिल नहीं रही थी, तो लोग काम भी ढंग से नहीं कर रहे थे जो भी थे, एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कीम थी उसे ब्लॉक करा जा रहा था। तो नेपोलियन जो है वो लॉज लाए कि भाई सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, डिस्प्यूट्स जल्दी सॉल्व हुए, तो उनके लिए जो है उन्होंने किंग्स कोर्ट को अबॉलिश करा और नई कोर्ट ले आए, जैसे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट लाए। 2 कोर्ट्स लाए, देखो एक सिविल कोर्ट लाए और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट लाए। सिविल कोर्ट जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स को डील कर रहा था, उनके डिस्प्यूट्स को, और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। साथ ही साथ एक हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट आया, ठीक है, जहाँ पे कॉन्सूल दे इटैट उसे बोलते हैं। देखो यार मैंने कभी फ्रेंच नहीं पढ़ी है, तो मेरे को नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, तो प्लीज डोंट जज मी बाय दैट, ठीक है। अब ये वाला जो हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है ना, इसमें डायरेक्ट फाइलिंग केस नहीं कर सकते। अब जैसे इंडिया में क्या है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना है तो भाई पहले अपील करना पड़ेगा ना,
पहले डिस्ट्रिक्ट, फिर हाई, फिर सुप्रीम, एंड इसलिए ये जो था एपेक्स कोर्ट था, सबसे हाईएस्ट कोर्ट था, इसलिए इसे अप्रोच कैसे करा जा सकता था, इसे अप्रोच तभी करा जा सकता था जब एक मिनिस्टर जो है वो फॉरवर्ड करे पिटिशन, जब मिनिस्टर जो है साइन करे पिटिशन पे। अब ड्रॉइड सिस्टम का इंपॉर्टेंस क्या है भाई, पहले एफिशिएंसी नहीं थी, एफिशिएंसी आई, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जल्दी जल्दी होना पड़ा, ठीक है, 2 कोर्ट्स आ गए, सिविल कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट, तो डेफिनेटली मोर एफिशिएंट है। देखो किसी चीज को बेस्ट नहीं कहा जा सकता, डेमोक्रेसी इज नॉट कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट हम इसे बेटर बोलते हैं कि हाँ यार जो एग्जिस्टिंग है या पास्ट में रही है उससे तो बेटर ही है, इसलिए ड्रॉइड को भी हम परफेक्ट नहीं बोलेंगे बट बेटर है पहले से तो, ठीक है। तो नेपोलियन जी ये सारे की फीचर्स लाए थे, इसे लर्न कर लेना, ठीक है, ये शॉर्ट वाले की फीचर्स लर्न कर लेना, पूरा नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ये करके चले जाना। अब ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे टू फ्रांस इन द फील्ड्स ऑफ लॉ, एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है क्योंकि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आता नहीं है, बच्चे इग्नोर करते हैं, तो इसे एमसीक्यूज जो है मैम पूछ सकती हैं आप लोगों से, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो लॉ में क्या आया, नेपोलियन एक कोड आया, सिविल अभी हमने पढ़ा सिविल कोड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोड आए, एजुकेशन में भी इन्होंने एजुकेशनल सिस्टम में भी फ्रांस में बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हमने देखा कि इसमें स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है जहाँ पे अपील नहीं करी जा सकती डायरेक्टली, मिनिस्टर का साइन चाहिए होता है, वो लाए। फिर एक कॉन्कॉर्ड आया, ठीक है, एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट, और इससे इम्पैक्ट हुआ कि भाई बेटर आ गई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एक बेटर एफिशिएंसी आई, पहले से तो बेटर ही है। अब एक फ्लो चार्ट होता है ना कि यार हमें फ्लो चार्ट से सारे कीवर्ड्स याद हो, तो फ्लो चार्ट भी बना दिए। अब सुनो, नेचुरल जस्टिस में सबसे पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ा, जिसमें रूल अगेंस्ट बायस के बारे में पढ़ा, नेमो जुडिस कॉजस हुआ, 3 तरह की बायसनेस, पेक्यूनरी, पर्सनल और सब्जेक्ट मैटर। फिर ऑडी अल्ट्रम पार्टम के बारे में पढ़ा कि दूसरे को भी बोलने का चांस दो, ठीक है, इसमें नोटिस होती है, हियरिंग होती है, ठीक है, एविडेंस चाहिए होता है। मेनका गांधी का हमने केस पढ़ा, ठीक है, और उनमें पोस्ट डिसीजनल हियरिंग का कॉन्सेप्ट आया, वो भी हमने पढ़ा, पोस्ट डिसीजनल हियरिंग क्यों चाहिए होती ताकि जस्टिस मिले उन लोगों को जिन्हें पहले बोलने का मौका नहीं मिला गया था। फिर नेपोलियन जी की हमने बात करी, ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात करी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, पहले फ्रांस में क्या चल रहा था, किंग का रूल चल रहा था, फिर नेपोलियन जी आए तो उन्होंने रिफॉर्म कर दिए, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो, लाइक बिल्कुल भी नहीं करते तुम लोग, और शेयर करो फ्रेंड्स के साथ ताकि थोड़े व्यूज बने, क्योंकि यार व्यूज नहीं आते, लाइक भी नहीं आता, तो भाई सिंपल बात ये है कि मोटिवेशन भी नहीं आती वीडियो बनाने की। तो जल्दी जल्दी लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, और कमेंट भी करो क्योंकि मोटिवेशन तो उसी से ही आती है, और अच्छा कंटेंट लाती रहूंगी ऐसे, ठीक है, ताकि आपकी 11th की लीगल स्टडीज तो एटलीस्ट बहुत आराम से निकल जाए, ठीक है। थैंक यू गाइज, बाय बाय।